नमस्कार। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे, अभिषेक सत्यव्रतम और विश्व मोहन, हम तीनों जुड़े हैं साल का आखिरी कारोबारी सत्र। और इस आखिरी कारोबारी सत्र का आखिरी 1.5 घंटा क्लोजिंग किस तरफ होगी, ये सब कुछ यहां से हम साथ साथ देखेंगे। भारतीय बाजार में इस आखिरी कारोबारी सत्र में अच्छी रौनक नजर आ रही है। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक अच्छी खासी मजबूती, इंडेक्स में भी मजबूती दिख रही है और साथ साथ स्टॉक वाइज भी और सेक्टर स्पेसिफिक भी। आईटी सेक्टर को एक सिर्फ छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। टॉपिंग द चार्ट मेटल और स्टील सेक्टर। लेकिन चलिए यहां से क्लोजिंग कॉल में आपके लिए क्या कुछ खास है वो सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर बाजार की बड़ी बातें, बजिंग स्टॉक्स और साथ साथ आगे चलकर मार्केट एक्सपर्ट और सेटअप पर फोकस करेंगे। ऑन द शो क्या कुछ है खास, यहाँ चंद मिनटों में आपको बताएंगे कि इस वक्त इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केट का सेटअप कैसा नजर आ रहा है और इन स्तरों पर आपको क्या कुछ करना चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ जब मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे उनके क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक वाइज कहां पर अपॉर्चुनिटीज वो देख रहे हैं, टेक्निकल नजरिया बाजार पर उनसे समझने की कोशिश होगी। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन में एक ऑप्शन का दमदार ट्रेड आपको बताएंगे। वहीं मार्केट एट 3 में दिन भर न्यूज फ्लो के चलते कहां पर एक्शन है वो आपके सामने रखेंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड जब बाजार क्लोज होने में महज 20 मिनट बचे होंगे, हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी तरफ से क्या कोई ट्रेड्स बन रहे हैं। और इवेंट्स ट्रिगर्स 3:20 पर। बाजार की बड़ी बात है आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, चौतरफा हरियाली, अच्छा खासा मूड माहौल। साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में नजर आ रहा है। 220 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी फिलहाल कामकाज करता हुआ अच्छी मजबूती पर। बैंक निफ्टी में 550 अंकों की बढ़त, 59,700 के स्तर के आसपास बैंक निफ्टी में भी ट्रेड। न सिर्फ बेंचमार्क्स लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे। स्टील सेक्टर में चमक है, ये चमक पिछले हफ्ते भी हम देख रहे थे, इस हफ्ते भी ये चमक नजर आ रही है शाइन करते हुए। सेफगार्ड ड्यूटी को लेकर जो खबर आती हुई दिखी है उसने फर्दर बूस्ट अप किया है। जीएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स हैं जो कि टॉप गेनर की लिस्ट में शुमार हैं। ऑयल गैस शेयरों में अच्छी खासी तेजी, गुजरात गैस में 6% की मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी नजर रखिएगा जरूर। और साथ ही सरकारी बैंकों के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला है। लाइक्स ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 4.5% की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। तो अच्छा सेशन है, दिन की शुरुआत भी अच्छी होती हुई टुवर्ड्स क्लोजिंग भी लग रहा है कि सेंटिमेंट्स इसी तरह के पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स में भी हम देख रहे हैं गिरावट है जो कि एक रिलीफ का काम कर रही है। लेकिन ऐसे में जहां हम बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं, स्टॉक वाइज बजिंग ट्रेड्स कहां पर हैं ये भी समझ लेते हैं। गुड आफ्टरनून विश्व मोहन, बताएं स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल और बज कहां पर दिख रहा है। देखिए, बजिंग की लिस्ट की अगर बात करें तो जैसा हेडलाइन में है और आपने भी बताया कि मेटल्स में आज स्टील कंपनियां काफी मजबूत नजर आ रही है। 3 साल के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी सरकार की तरफ से लगाई गई है। चाइनीज एक्सपोर्ट जिस तरह से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट वहां से देखने को मिल रहा है, तो उसके सेफ गार्ड के लिए यहां पर ड्यूटी लगाई गई। उसका फायदा साफ तौर से, क्योंकि फ्लैट स्टील के मामले में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल जैसी जो कंपनियां हैं इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा और ये सारे स्टॉक चल रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए तो ये गेनर की लिस्ट में पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा तेजी, 4.25% की मजबूती यहां पर दिख रही है। इसके अलावा तेल गैस शेयरों में यहां पर अपडेट ये है कि इनके मार्जिन में सुधार होता दिख रहा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारी कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो अच्छा चल ही रही है। इसके अलावा एमआरपीएल को देखिए तो यहां पर भी जोरदार तेजी है। और जो नतीजे कंपनी के आने वाले एमआरपीएल के वो 15 जनवरी को आने वाले हैं और एक बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है, तो कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी वहां पर हो सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में काफी चल रहे हैं। तो स्टील कंपनियां, ऑयल एंड गैस के अलावा अगर बात करें तो रेलवे शेयर्स, कल हमने देखा थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही थी, लेकिन फिर से रफ्तार अप टू द बजट, इस तरह के एक्शन आते भी हैं और ये एक्शन अब चलना फिर से शुरू हो चुका है। जुपिटर वैगन्स, राइड्स, इरकॉन जैसे स्टॉक्स है, टीटागढ़, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स है, मजबूती इन सारे ही स्टॉक्स में दिख रही है। इसके अलावा बजट से पहले केमिकल और फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छी मजबूती दिख रही है। दीपक फर्टिलाइजर देखिए, कोरोमंडल, सोलर इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल आज अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं और कुछ स्टॉक्स में तो 6 से 7% तक की तेजी दिख रही है। दीपक फर्टिलाइजर करीब 7% ऊपर है। ओरिएंटेक कल भी हमने देखा था करीब 20% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ था। कंपनी ने 1:10 का बोनस इशू का ऐलान किया और आज भी 15% ऊपर है। लगातार दूसरे दिन यानी 2 दिनों में करीब 35% की मजबूती ओरिएंटेक में अब तक आ चुकी है। जाइडस वेलनेस, यहां पे ब्रोकरेज हाउसेस की अच्छी रिपोर्ट, एमओएसएल ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज भी शुरू की है और उसका फायदा यहां पर दिख रहा है। 11% की तेजी के साथ जाइडस वेलनेस यहां पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स यहां पर भारी गिरावट दिख रही है। डिस्काउंट पर यहां पे ब्लॉक डील की खबर के बाद ये गिरावट आई है और जो
ब्लॉक डील की जो फ्लोर प्राइस थे उससे भी नीचे अब स्टॉक आ चुका है। करीब 12% की तेज गिरावट, 2820 के आसपास ये स्टॉक आकर गिर गया है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज काफी ज्यादा एक्शन दिख रहा है। लेकिन चलिए अब आपको ले चलते हैं अभिषेक के पास, जहां अभिषेक आपको बताएंगे कि बाजार का मूड कैसा दिख रहा है, आज की तेजी के पीछे वजह क्या है और कौन कौन से लेवल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छुट्टियों का सीजन है और 4 जनवरी तक ये छुट्टियों का सीजन चलता है और ऐसे सीजन में बहुत बार फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। जो रियल ट्रैक्शन होता है बाजार में वो 5 जनवरी के आसपास से दिखना शुरू होता है। अभिषेक बताइए आपकी रीडिंग क्या कह रही है बाजार को लेकर और निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। विश्वमन, देखिए माहौल तो अच्छा लग रहा है और जनवरी सीरीज की जो शुरुआत हुई है अच्छी हुई है। और अच्छी बात यह है कि जो 4 सत्र की जो गिरावट थी निफ्टी में, वो लगभग एक ही झटके में निफ्टी ने उसको रीगेन कर लिया है पुराने लेवल्स को। लेकिन हर्डल वही है जहां से बाजार गिरा था। हमने देखा था कि 26,170 के आसपास से निफ्टी में गिरावट आई थी और वहीं पर आके बाजार आज फिर से रुका है। 26,200 एक अहम पड़ाव है, बार बार उसकी बातचीत करेंगे क्या वो पार होगा। थोड़ा बहुत तो शॉर्ट कवरिंग का मूव आज हम बाजार में देख रहे हैं, शॉर्ट्स कट रहे हैं और बाकी हम देख रहे हैं कि जो बाइंग आ रही है उसकी वजह ये कि कुछ कुछ पॉलिसी वाले न्यूज़ भी सपोर्ट कर रही है। जैसे स्टील को लेकर जो खबर आई, सेफगार्ड ड्यूटी लगी है 12% की 3 साल के लिए। लेकिन देखिए विश्वमन, इस पर थोड़ा आगे बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन आइडिया को कैबिनेट से राहत मिली है। आपको बता दें कि जो एजीआर ड्यूज है, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, करीब 89,000 करोड़ रुपए के आसपास के एजीआर ड्यूज हैं और उसको लेकर राहत की खबरें आ रही हैं। पीटीआई जो कि न्यूज़ एजेंसी है उसके हवाले से ये खबरें फिलहाल आ रही हैं और 5 साल के लिए मॉरेटोरियम को मंजूरी मिली है। 5 साल के लिए। अब इसमें क्लैरिटी ये चाहिए कि 5 साल में जो के लिए जो मॉरेटोरियम है क्या वो इंटरेस्ट फ्री होगा या फिर इंटरेस्ट के साथ होगा। क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था, कुछ मैं सोर्सेज के हवाले से ये भी सुन रहा था कि जो मॉरेटोरियम का जो पीरियड हो सकता है वो 20 साल का भी हो सकता है। लेकिन ये 5 साल की खबर आ रही है और ये 87,695 करोड़ रुपए पर जो एजीआर है इसको फ्रीज कर दिया गया है। मतलब फ्रीज करने का मतलब मैं ये निकाल रहा हूं कि शायद इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक निश्चित तौर पर एक रिलीफ तो होगा। इसको आगे हम एक्सपर्ट से भी समझेंगे। शेयर हमने देखा था कि इसी उम्मीद में ये शेयर चल रहा था, 6 रुपए के भाव थे अगस्त सितंबर में, वहां से चलते चलते 12 रुपए के ऊपर आ गया था शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। लेकिन आज ये खबर अभी सरकार की तरफ से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है और ये छन छन की जो खबरें आ रही हैं अलग अलग सूत्रों के हवाले से, उसके बाद की ये जानकारी है। तो ठीक है, अगर राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर मतलब इस पर रिएक्शन तो स्टॉक आगे भी देगा। अपने एक्सपर्ट्स हम समझेंगे कि इसको कितनी बड़ी राहत मानी जाए, क्योंकि कंपनी तो यहां तक कह दिया था कि अगर राहत नहीं मिलती है तो कंपनी को ऑपरेशनल रखना एक चैलेंज हो जाएगा। और सरकार भी कहीं ना कहीं पार्टी है, सरकार की जो हिस्सेदारी है 49% के आसपास की है वोडाफोन आइडिया में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद थी वो सरकार के पाले में भी डाल दी थी और कहा था कि आप इस पर डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और अब कैबिनेट की तरफ से ये मंजूरी मिली है। फिलहाल पीटीआई के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया अगर आप देखेंगे तो 5G के मामले में बाकी जो 2 टेलीकॉम कंपनीज हैं, जियो है और इसके अलावा भारतीय एयरटेल है, दोनों से पिछड़ी हुई है। अगर आप उनके एवरेज रेवेन्यूज देखेंगे पर यूजर तो वो भी आपको कम नजर आएंगे बाकी दोनों कंपनी से। लेकिन यह है कि सरकार की मंशा थी कि डुओपोली नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 कंपनीज इस सेगमेंट में होनी चाहिए। तो पहले हमने देखा कि और भी कुछ बकाये थे, सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया था, इक्विटी कन्वर्जन आया था और इक्विटी कन्वर्जन 2 बार में सरकार ने किया और उसके बाद सरकार की हिस्सेदारी थी वो बढ़ के हो गई थी 49% पर। वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप जो कि एक और प्रमोटर है, उन दोनों की हिस्सेदारी को अगर मिला देंगे तो सरकार से वो हिस्सेदारी कम है। इस पर अपने एक रिपोर्टर को भी हम जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, किस तरह से राहत दी जाएगी और मैकेनिज्म क्या होगा, सरकार ने क्या तय किया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये राहत तो है, क्योंकि हमने देखा कि जब वोडाफोन का आइडिया के साथ जब मर्जर हुआ था, कोशिश ये थी कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाई जाए, लेकिन डेट का बोझ बढ़ता गया और कंपनी को हमने देखा कि स्पेक्ट्रम ड्यूज थे उसका बकाया करने में दिक्कतें हुई। फिर एजीआर वाला मसला उठा, सरकार ने जो कैलकुलेट किया, तमाम कंपनी उसको चैलेंज भी किया कोर्ट में और उस पर हमने देखा कि बड़ी राहत तो नहीं मिली, लेकिन उस बकाये को कैसे अब चुकाया जाए
उस पर नजरें थी कि सरकार की तरफ से क्या रिलीफ मिलती है, क्या सरकार पूरी तरह से राइट ऑफ करती है। लेकिन खबर ये आ रही है कि उनको मॉरेटोरियम दिया जाएगा, ड्यूज तो चुकाना पड़ेगा लेकिन उनको राहत मिलेगी। अभी था ये कि जो एनुअल पेमेंट प्लान था वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपए सालाना इनको पे करना था, अब उसका क्या होगा, क्या वो मौजूद होगा, क्या वो अभी आगे भी रहेगा या फिर अभी नए मैकेनिज्म कुछ आएंगे। अगर हम कैश बैलेंस की बात करें कंपनी की तो 9,000 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के कैश बैलेंस है वोडाफोन आइडिया के पास, और उसमें तो संभव नहीं था कंपनी को ऑपरेट करना और यहां से एक्सपेंड करना। अभी हाल फिलहाल खबर यह भी आई थी कि वोडाफोन आइडिया की एक सब्सिडरी कंपनी थी, उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए रेज किए थे, तो छोटे मोटे फंड रेज वगैरह हो रहे थे लेकिन कंपनी को सस्टेन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए वो नाकाफी थे। अब ये बड़ी खबर आ रही है फिलहाल पीटीआई के हवाले से, इस पर उम्मीद है कि आज शाम होते होते सरकार की तरफ से भी आधिकारिक इस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन चलिए एक एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि वोडाफोन आइडिया को लेकर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो पहले वो नजरिए लेते हैं, आगे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। गौरव जी इसी उम्मीद में तो शेयर चला था ना कि राहत मिल जाएगी सरकार से, हालांकि आज हम नरमी देख रहे हैं तो उम्मीद में चला, जब न्यूज लग रहा है कि आ गई है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। आपकी राय क्या होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्योंकि देखिए ये राहत अलग बात है और कंपनी कॉम्पीट कितने करेगी, कितनी रेलेवेंट बनी रहेगी, ये दूसरी बात है। ये अभिषेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सभी को गुड आफ्टरनून और सीजन्स ग्रीटिंग्स। आपने जो सेकंड पॉइंट कहा वो खासा इंपॉर्टेंट रखता है। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं दैट सरकार जो राहत दे रही है वो अपनी जगह एक चीज है, और कंपनी आगे का जो फ्यूचर है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि स्टॉक की परफॉर्मेंस हमेशा फॉरवर्ड अर्निंग्स को देखते हुए होती है। अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, 180 के एआरपीयू पे ट्रेड कर रहे हैं, 200 प्लस के 210-12 के एआरपीयू पे रिलायंस जियो है, 250 प्लस का आरपीयू नंबर्स हैं फॉर भारती एयरटेल, और मंथ ऑन मंथ जो ट्राई के फिगर्स जो आते हैं सब्सक्राइबर बेस पे वो कंप्लीटली डिमिनिशिंग है, गिरते चले जा रहे हैं। तो आगे का क्या फ्यूचर रहेगा इस कंपनी का, इस पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। स्टॉक के अंदर इस साल के अंदर 50% से ऊपर की ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है। काफी तेजी से गिरावट इस शेयर प्राइस में अब आने का एक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वजह यही है कि जिस न्यूज और जिस राहत पे, जिस रिलैक्सेशन और रिलीफ के ऊपर ये आ रही थी वो चीज अब सामने आ चुकी है। इट इज अनफोल्डेड, देयरफॉर अब शायद सारी कहानी यही हो जाती है कि व्हाट इज द फ्यूचर एंड आगे चल के किस तरीके का मूड माहौल रहेगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आता है। देयरफॉर आई विल स्टिल से जिनके पास है एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 11 रुपए का, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक इसके अंदर अभी देखना चाहिए। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, वेल्थ डिस्ट्रक्टर रहा है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आप पुराना भी कोई भी इतिहास उठा के देख लें, ने परफॉर्मेंस कभी नहीं दी है। वेयरएज इसके विपरीत अगर हम देखें तो आईएसएल से भारतीय एयरटेल के साथ रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। 15-20% के कंसिस्टेंट रिटर्न्स निकाल के दे रही है वो कंपनी। कंसिस्टेंट रिटर्न भारतीय एयरटेल दे रही है, उसके साथ रहना बेहतर है। और वोडाफोन आइडिया अब ये 5 साल के लिए ईजार फ्रीज हो जाएगा, मॉरेटोरियम 5 साल का है, यानी कि 26 या 5 साल जोड़ लीजिए 31, वहां से फिर पेमेंट इनके लिए शुरू होगा। ये है मोटा मोटी फिलहाल जो खबर हमारे पास निकल के आ रही है छन छन के। राय गौरव जी आप ये दीजिए कि अगर मान लीजिए जो ट्रेडर्स हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 6 से 12 हुआ तो लोगों के पैसे तो डबल हो गए होंगे, हालांकि ऐसे स्टॉक को सही प्राइस पर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी खोजें? 7-7.5% नीचे ये शेयर आ गया, 12 वाला शेयर अब 11 का है, 8% नीचे। क्या इसमें रणनीति होनी चाहिए एक ट्रेडर क्या करे इसमें? एक बड़ा मजबूत करेजा चाहिए यहाँ पे अब इस चीज को माल उठाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि ये 6 रुपए और 8 रुपए के भाव पे लिटरली निवेशकों को, ट्रेडर को रुला दिया था एक बार लेके, तो दोबारा वो स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। आई थिंक अभी भी रिफ्रेन करना चाहिए। देखिए 11 रुपए आ गया जो मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा था उसके नीचे, तो it is a very difficult bet to say and equally a difficult question to answer,
अभिषेक जी कि यहाँ पे ट्रेडर क्या कहे, एट बेस्ट है कि अवॉइड करे तो ज्यादा अच्छा है। करें तो अच्छा है। और देखिए क्या है ना कि हम जो आरपू की बात कर रहे थे, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की, अगर आपने भारतीय एयरटेल का नाम लिया, भारतीय एयरटेल के आरपू लगभग 260 रुपए के हैं और वोडाफोन आइडिया के कहां पर हैं? वोडाफोन आइडिया के हैं करीब 170 रुपए के आसपास के। तो ये मेजर डिफरेंस है और इनके पास ना मतलब वो प्राइसिंग पावर कितनी है, क्योंकि नेटवर्क को लेकर भी कोई एक्साइटिंग न्यूज नहीं आती है, लगातार ये कस्टमर्स अपने खो रहे हैं। लेकिन जरा इस खबर को जरा विस्तार से समझते हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ और जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बाजार में अटकलें तो थी कि एक राहत आएगी, लेकिन क्या जो अटकलें थी उसके हिसाब से ये राहत आई है? क्योंकि हम शेयर में देख रहे हैं कि बहुत शार्प नेगेटिव रिएक्शन है, अब ये 10% टूटकर दिन के निचले स्तर पर है। प्रकाश, आपको आवाज आ रही है? प्रकाश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि प्रकाश को फिर से जोड़ेंगे और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल 10% नीचे ये शेयर आपको दिखाई देगा और 87,695 करोड़ रुपए के एजीआर को फ्रीज किया गया है और 5 साल का मोरेटोरियम है। 5 साल के बाद जो पेमेंट करना है इनको 31 से लेकर 41 तक ये पेमेंट करना है। फिर बाजार परेशान क्यों है? स्टॉक क्यों टूट रहा है? क्या ये सेलॉन न्यूज हो रहा है या फिर कुछ चीजें अनक्लियर हैं कि इंटरेस्ट का क्या होगा? क्या इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा या विदाउट इंटरेस्ट पे करना होगा? ये चीजें कहीं ना कहीं हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए अपडेट्स क्या हैं आपके पास और राहत मिली है उम्मीदों के मुताबिक या फिर कुछ निराशा भी है? क्योंकि स्टॉक में तो हम बहुत शार्प सेल ऑफ देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से राहत पैकेज को मंजूरी मिली है, जिसमें सरकार ने जो रिलीफ पैकेज मंजूर किया है उसके हिसाब से जो एजीआर ड्यूज है उसको फ्रीज किया है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो पेनल्टी की रकम है या जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ऐड नहीं किया जाएगा। उसको 87,000 के करीब उसको फ्रीज किया गया है और एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है वोडाफोन आइडिया को इस अमाउंट को पे करने के लिए। और ये फाइनेंशियल ईयर 2032 टू 41 तक वोडाफोन आइडिया के पास ये वक्त होगा इसके पेमेंट से संबंधित। और साथ ही साथ ये जो रिलीफ पैकेज है इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है, जैसा कि जानकारी अभी तक मिली है, कि इसमें इंटरेस्ट अमाउंट और जो पेनल्टी का अमाउंट है उसको अब ऐड नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार को इस बात के विकल्प मिले कि वो वोडाफोन आइडिया के लिए राहत पैकेज का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत है और सरकार इसमें शेयर होल्डर है, लिहाजा इसके लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने राहत पैकेज पर काम करना शुरू किया। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के बाद इसको कैबिनेट के पास भेजा गया और अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा कौन कौन से कंट्रोवर्स होंगे, क्या क्या रिलीफ मेजर्स हैं, उसकी जानकारी आपसे कुछ देर बाद में मिलेगी। 3 बजे सरकार इस पर औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इसकी जानकारी भी देगी। हालांकि संभावना इस बात की भी है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस पर आधिकारिक रूप से कुछ विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि आखिर इस रिलीफ मेजर्स के मायने क्या होंगे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे और कौन कौन से कंपोनेंट इसमें ऐड किए गए हैं। जी, रुपए के एजीआर को फ्रीज किया गया है। लगभग 28,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट था, ये भी ड्यू था। अब देखते हैं कि उसको लेकर क्या होता है। प्रकाश तो कह रहे हैं कि नहीं, बिना ब्याज के ये देना होगा। प्रकाश, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, बाजार में कहने की इस चीज को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी कि जो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के स्पेक्ट्रम ड्यूज हैं, क्या सरकार उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेगी? दिलचस्पी ज्यादा इसमें थी कि सरकार क्या अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाएगी इसमें। क्या उसको लेकर कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? नहीं, अभी ज़्यादा जानकारी इस रिलीफ पैकेज के ऊपर नहीं है। सिर्फ ये एक शुरुआती जानकारी मिली है कि रिलीफ पैकेज को मंजूर कर लिया गया है
इसके कई कंपोनेंट है, कई कंट्रोवर्स हो सकते हैं, उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार दे सकती है। और अगर मिनिस्ट्री कोई स्पेशल या सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है या डिटेल्स देना चाहती है, वहाँ पर इसकी डिटेल्स मिलेंगे। लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है उसके हिसाब से राहत पैकेज दिया गया है, जो एजीआर ड्यूज है उसको फ्रीज किया गया है, इंटरेस्ट अमाउंट और पेनल्टी अमाउंट में राहत दी गई है और वोडाफोन आइडिया को एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिया गया है। ये अभी तक की शुरुआती जानकारी है, इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। काश आपके पास फिर से हम लौटेंगे, कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। और निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर देखिए, टेलीकॉम स्पेस में क्या है कि कंपटीशन बढ़ रहा था। जियो ने पूरे मार्केट को डिसरप्ट किया, जिस तरह से अपने वो डेटा प्लान लेकर आए, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि मार्केट शेयर जो था वोडाफोन आइडिया का वो श्रिंक होता गया और कस्टमर्स लगातार लूज किए। जब भी डेटा आते हैं टीआरआई के, आप देखते होंगे कि नहीं उन्होंने अपने कस्टमर्स गंवाए हैं। तो ये एक चैलेंज रहा है। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जो ड्यूज वगैरह थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया। अब स्पेक्ट्रम के बकाये तो भी हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए के। ऐसा नहीं कि मुसीबत पूरी तरह से टल गई है और ये एक इनको ऐसी राहत मिल गई है जो अब कंपनी के लिए सारे के सारे हर्डल्स खत्म हो गए। ये एक कह सकते हैं कि तमाम मुश्किलों में एक छोटी सी नेसेसरी रिलीफ कंपनी को कम से कम ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए। और अगर आप वोडाफोन आइडिया में अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे, सरकार की 49% हिस्सेदारी है, वोडाफोन पीएलसी की लगभग 16% के आसपास की हिस्सेदारी है, आदित्य बिरला ग्रुप की 9.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। चिंता की बात यह भी है कि हमने स्टेटमेंट्स तो देखे हैं जो दोनों प्रमोटर हैं, चाहे वोडाफोन पीएलसी हो या फिर आदित्य बिरला ग्रुप हो, लेकिन उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एज सच कमिट नहीं हुआ। कंपनी के लिए जो एक और रोड ब्लॉक था, एक मेजर हर्डल था कि कंपनी फंड्स कैसे जुटाएगी, क्या क्रेडिटर्स का भरोसा होगा। अब ये थोड़ी अगर कारोबार को लेकर निश्चितता आती है, यहां से अगर क्लैरिटी आती है, तो ये चीजें धीरे धीरे सुधरते हुए हो सकता है कि आगे आपको दिखाई दें और कंपनी आरपू वगैरह बढ़ा के अपने फाइनेंशियल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करे। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस वोडाफोन आइडिया के लिए निश्चित तौर पर है। एक छोटा सा रिलीफ, 5 साल का मोरेटोरियम। अब देखते हैं कि 5 साल में कंपनी का भविष्य यहां से क्या होता है। लेकिन जो एफपीओ प्राइस थे 12 रुपए की, वहां तक तो शेयर चढ़ के आ गया था और हमने देखा कि अब ये आज गिरावट आ गई। अब ये 10% टूट कर लोअर सर्किट पर भी कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। 6 रुपए के आसपास शेयर के भाव थे अगस्त सितंबर के आसपास, और वहां से हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया में इसी उम्मीद में, और ये जो खबर आई है 5 साल के मोरेटोरियम वाली ना, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इसकी चर्चा हो रही थी। अनएक्सपेक्टेड मतलब ये होता अगर सरप्राइजिंग कि सरकार कहती कि नहीं जी हम ठीक है, आपके जो ड्यूज हैं उसके अगेंस्ट हम फिर से इक्विटी ले रहे हैं, ये आपकी लायबिलिटी हम हमेशा के लिए कम कर रहे हैं। तो होता क्या कि जो फिर पैसे वगैरह होते हैं फिर वो कैपेक्स के लिए कंपनी इस्तेमाल कर लेती है, क्योंकि फंड रेज यहां से एक अपहिल टास्क होने वाला है। चुकाना है, आप कहां से चुकाएंगे, आपके पास तो कैश वेस्ट फिलहाल तो नहीं है। अब आगे 5 साल में होंगे नहीं होंगे उसकी भी कोई गारंटी है नहीं। गौरव जी, आप जरा ये बताइए कि चलिए इस खबर पर तो बने रहेंगे, कुछ और एक्सपर्ट को जोड़ के उनके ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। ये आप बताइए कि आज के लिए जो ट्रेडिंग कॉल्स आपकी हैं, क्योंकि बाजार में आज हमने मूव बढ़िया देखा है। आज जो जनवरी सीरीज की शुरुआत हुई है बड़ी दमदार हुई है। हालांकि हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे पिछले 4 जो जनवरी रही है बाजार के लिए नेगेटिव रही है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। उम्मीद करेंगे कि बाजार इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे। आपकी राय क्या होगी, आपके आज के ट्रेडिंग पिक्स कौन से होंगे? जी, जो पहला स्टॉक मैंने चुना है दैट इज पॉलीकैब, वायर सेगमेंट से है, अच्छा कंसोलिडेट किया हुआ है, हायर लेवल्स पे फॉर्मेशन सॉलिड है, फ्लैग फॉर्मेशन रोल फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। 7632 करंट भाव चल रहा है, बाय की सलाह रहेगी स्टॉक में। 7450 का स्टॉप लॉस और 8000 के करीब के मैं टारगेट्स उम्मीद कर रहा हूं आने वाले हफ्ते में स्टॉक के। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो भी बाय के लिए ही है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कुछ दिन पहले भी मैंने रेकमेंड किया था, अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है शेयर ने। करंट लेवल 664, बाय की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगाना है 605 पे और 700 तक के टारगेट्स की उम्मीद कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू और ये पॉलीकैब आपके पास गौरव जी आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कपिल सांखला है, कॉर्पोरेट वकील है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, जो मॉरेटोरियम मिला है वोडा आइडिया को 5 साल के लिए, वो भी इंटरेस्ट फ्री ये कहा जा रहा है। अब उनके जो पेमेंट का सिलसिला शुरू होगा 2032 से। क्या लग रहा है ये 5 साल का जो मॉरेटोरियम है कानूनी रूप से ये क्या संकेत दे रहा है? क्या ये रिलीफ है या सिर्फ भुगतान को, पेमेंट के शेड्यूल को टाल दिया गया है?
देखिए ये दोनों ही है और प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस कर रही है वो ये है। मैं एलआईसी का वकील हूँ और जैसे एलआईसी ऐसी ही कंपनीज को आप जानते हैं लोन देती है और ज्यादातर ऐसा क्या होता है, जैसे पारसनाथ हो गया, कुछ और कंपनीज हो गई। प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो लोन नहीं चुका पाते वो सीधा के सीधा मॉरेटोरियम में चले जाते हैं, सीआरपी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपका मैटर एनसीएलटी एनक्लैट में सालों साल लड़ते रहते हैं। एनसीएलटी और एनक्लैट का मतलब यही था, आईबीसी का मतलब यही था कि जल्दी पैसा वापस मिले। परंतु उसके बाद काफी सारी जजमेंट्स आ गई जिसमें हेड कट और हेयर कट बोल दिया। तो आप इंटरेस्ट तो छोड़ दो, आपका तो प्रिंसिपल भी मर जाता है और ये लीगल है। तो सरकार ने ये देखते हुए शायद ये डिसाइड करा कि देखो पैसे तो आने ही हैं, अब ब्याज पे ब्याज बढ़ाते रहोगे तो पैसे आने की चांसेस उतनी कम हो जाएंगी। और अगर वोडाफोन बंद हो जाता है तो आपके पास क्या होगा, आपके ड्यूपोली होगी, बड़े प्लेयर्स कौन रह गए, आपके पास एयरटेल है और शायद जियो है और तो और कोई है नहीं। तो मार्केट को अगर ओपन रखना है, मार्केट को खुला रखना है, मार्केट में और प्लेयर्स को हमने इंश्योर करना है कि चलते रहे, तो ये जरूरी है कि हम जो अभी डिफंक्ट पार्टीज भी हैं जो अदरवाइज धंधा ठीक कर रही हैं उनको हम सपोर्ट करें। तो ये जो फ्रीज है ये अच्छा है, इसी वजह से प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट अब तक मिला है वो है 10 साल की पीरियड में उसको दिया जाएगा और ये काफी अच्छा स्टेप है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट और भी लोगों को इसी तरह का फायदा दे, इसी तरह से प्रोसीजर करे ताकि दूसरी कंपनी भी बच सकें और धंधा कर सकें। जी कपिल जी, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें रोशनी आपने डाली है, लेकिन इस तरह के बदलाव या इस तरह के नियम कानून की अगर बात करें, कंपनी FY 32 के बाद भी अगर भुगतान में चूक करती है तो क्या किसी कानूनी परिणाम इसके क्या होंगे, किस तरह की लीगैलिटीज कंपनी को फेस करनी होंगी? देखिए मैं इस तरह से समझता हूं कि सरकार ने क्या कहा है, हेड कट और हेयर कट का मतलब समझिए, जो कि सीआरपी प्रोसीडिंग्स में अब एक डी नोवो एक फैक्ट है। हेयर कट का मतलब होता है कि ब्याज माफ कर दो और हेड कट का मतलब होता है कि हम प्रिंसिपल भी पूरा नहीं देंगे, 500 करोड़ है, हम 200 करोड़ में आप डील कर लीजिए। इसमें नुकसान किसका होता है, जो लेंडिंग पार्टी होती है उसका होता है। वो ये सोचती है कि चलो भागते भूत की लंगोटी भली। अब एक अपॉर्चुनिटी है, एक सरकार ने एक आइडिया निकाला, बोला देखो आपने इतना प्रिंसिपल देना था और इतना ब्याज देना था, अब धंधा करो। और धंधा करते हुए आप 10 साल में अपने धंधे में से पैसा निकाल के हमें दो। इसमें जो पैसा है आपको प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और अब तक का जो इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा। क्या होगा अगर 3 साल सरकार लड़े और उसके बाद ये बोले कि भैया हेयर कट हेड कट में आपको आपका प्रिंसिपल भी नहीं मिल रहा। यहाँ तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके पास आपका प्रिंसिपल भी मिले और काफी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी मिले। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस चीज को ऐसे सोचे, और ये धंधे की बात है, ये एक प्योर बिजनेस डिसीजन है जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। कपिल जी, एक सवाल मेरा यह है, क्या इस तरह के फैसले से सरकार पर भी कानूनी जवाबदेही बनती है और दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी क्या इस तरह के रिलीफ मांग सकती है? क्या भारतीय एयरटेल भी इस तरह के रिलीफ मांग सकती है? और दूसरा मेरा सवाल यह होगा कि बैंकों के लिहाज से कितना फैसला सुरक्षित है? अगर 5 साल बाद भुगतान संभव न हुआ तो उसके बाद उनके पास क्या विकल्प बचता है? मैं आपको एक बड़ी सीरियसली बात बताता हूं। मुझे 27 साल हो गए वकालत करते हुए और आपको पता है कि मैं एनसीएलटी और एनक्लैट में कितने केसेस करता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे हिसाब से अब एनसीएलटी एनक्लैट पे जो मैटर्स आईबीसी के चल रहे हैं वो एक किस्म से देश के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप कोई भी कंपनी पैसे नहीं दे पाती, वो सीधा का सीधा सीआरपी प्रोसीडिंग करती है, उसके बाद वो बोलती है कि जी हम आपके प्रिंसिपल माफ कर दीजिए, प्रिंसिपल माफ कर दिया जाता है। आप हेड कट माफ कर देते हो, आप बोलते हो कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल माफ कर दो। जो प्रॉपर्टियां होती हैं वो अगर 100 रुपए की होती है तो 2 रुपए की बिक रही होती है। इसमें किसी की भी जवाबदेही नहीं है। जो आईआरपी और आरपी होते हैं वो किसी पे आंसरेबल नहीं होते। उन्होंने बोल दिया होता है धंधे को बंद करो, चंक्स में बेच दिया जाता है, कितने पैसे में बेचा कोई सुनता नहीं है। तो इसकी वजह से जो लेंडर होता है और जो सरकार होती है, जो सरकार की अलग अलग आर्म्स पैसे देती है, नुकसान तो उनका होता है। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस नुकसान को कम से कम कर सको। और दूसरा आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बाकी धंधों को भी बोलो जो जेन्युइनली लिटिगेशन में है सरकार के साथ, जो जेन्युइनली वक्त कम है सर, ये 30 सेकंड के लिए एक और जवाब चाहेंगे? आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अगर कोई लेंडर आईबीसी में जाता है और सरकार का बड़ा स्टेक है कंपनी में, तो आईबीसी केस पर क्या फर्क होगा? तो देखिए, जब सरकार का बड़ा स्टेक होता है तो वो जो होती है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का एक हिस्सा होती है। तो एसबीआई, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक हुआ, जो भी सरकार का डिपार्टमेंट जिसने पैसा दिया है, वो सीओसी का मेंबर होती है। सीओसी डिसाइड करती है कि अब वो पैसा कैसे निकाला जाए। डिफिकल्टी में आपको ये बता रहा हूं, जो आरपी होते हैं उनको अदरवाइज तो ये हिदायत दी जाती है बाय लॉ
कि आप एक कंपनी को गोइंग कंसर्न रखो। अनफॉर्चुनेटली कोई भी आरपी, ज्यादातर आरपी मैं कहूंगा, उसे गोइंग कंसर्न नहीं रखना चाहते क्योंकि उसमें मेहनत होती है। ओके। वो चाहते हैं कि कंपनी को बेच दो, टुकड़े करके बेच दो और मुनाफा निकल के निकाल लो। ओके। इससे नुकसान किसका हुआ? सरकार के डिपार्टमेंट का हुआ, बैंक का हुआ। ओके, शुक्रिया कपिल जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को समझा दिया कि क्या क्या इंप्लीकेशंस आगे फ्यूचर में भी हो सकते हैं और कितनी बड़ी रिलीफ है कंपनी के लिहाज से। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले एक अपडेट आपके लिए है, वो आपको दे देता हूं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश और बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें। In association with Bank of Baroda, play the master stroke with Bank of Baroda. 220 अंकों की तेजी दिख रही है निफ्टी में। 26,150 के ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक में 530 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। कई सारे सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक्स का खेमा देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, मेटल से स्टॉक्स देखिए, यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। हमारे साथ इस बीच दो और मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन वोडा आइडिया पर एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि 15% तक गिर चुका है, ₹10.25 पर गिरकर आ चुका है। ब्रेक से पहले हमने डिटेल्स में ये पूरी खबर बताई है कि सरकार ने एजीआर बकाए पर राहत दी है। ये पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है और 5 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है। जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो 2031 में खत्म होगा। 2032 से लेकर 2041 वो जो अगला 10 साल होगा, उस दौरान कंपनी के बीच रीशेड्यूल किया जाएगा उनके पेमेंट को। तो ये अपडेट है। और जो 5 साल का पीरियड होगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा, फ्रीज किया जाएगा उतने लोन को 87,695 करोड़ का। और उसके बाद देखिए बाजार को पसंद नहीं आई और ऑलरेडी चल चुका, तो हो सकता है कि सेल ऑन न्यूज वाला भी मामला हो। चलिए इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स पे, अलग स्टॉक्स पर भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ विवेक कारवा जी भी हैं, अमोल आठवले भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, सबसे पहले आपसे प्राइवेट बैंक्स पर राय चाहेंगे। आज थिन वॉल्यूम के बावजूद अच्छी मजबूती दिख रही है, प्राइवेट बैंकों का पार्टिसिपेशन भी आ रहा है। आपको कुछ पसंद है क्या? यहाँ पे इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, यस सब चल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज भी चल रहे हैं। आपको क्या पसंद है बैंक्स में? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन और सारे पैनलिस्ट, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आप अगर इस साल का परफॉर्मेंस देखो तो पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे अच्छा किया है और पूरे साल मैंने रिकमेंडेशन लगातार दी थी कि मुझे बैंकिंग सेक्टर और बीएफएसआई स्पेशली अच्छा लगता है, उसमें प्राइवेट बैंक्स भी शामिल है। पीएसयू ने ज्यादा अच्छा किया और मुझे लगता है कि आगे चल के प्राइवेट बैंक स्पेसिफिकली बैंक्स लाइक एक्सिस है, एचडीएफसी है, इनमें आपको रिवाइवल होते हुए दिख सकता है 2026 में, क्योंकि काफी कैचअप रैली अभी करने को बाकी रह गया है प्राइवेट बैंक्स को। कंपैरेटिवली पीएसयू बैंक्स ने अच्छा किया है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 2026 इस स्पेस के लिए और भी बढ़िया रहेगा और प्राइवेट बैंक्स में आपको पक्का मतलब बेट्स लगाने चाहिए। तो जो टॉप 4-5 दिग्गज बैंक्स है, आई थिंक उसका एक आप बुके ऑफ स्टॉक्स ले सकते हो। उसमें एक्सिस, इंडसइंड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये चारों बैंक रहेगी। और एक हद तक विश्व मोहन, मैं एसबीआई को आज के दिन पीएसयू से निकाल के मैं इसी खेमे में डालना चाहूंगा, क्योंकि काफी प्राइवेट सेक्टर के जैसे काम कर रहा है और मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा करेगा आगे चल के। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 5-6 स्टॉक का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, आई थिंक 2026 में आप आउट परफॉर्म कर सकते हो। चलिए, एक पोर्टफोलियो और एक बास्केट बना सकते हैं आप। सरकारी बैंकों की ये राय आती हुई और अपने टॉपिक्स भी विवेक ने बताए। पर आइए अब चलते हैं हमारे एक और मेहमान के पास। अमोल अठावले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आपसे आपकी कॉल्स ही लेना चाहेंगे। कौन से हैं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे व्यूअर्स के लिए? टेक महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1600 के आसपास है
पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 1665 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1570 का। हालांकि आज चला नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक करेक्शन खत्म करता हुआ चार्ट्स डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है। 4-5 दिन का करेक्शन खत्म होने के चांसेस काफी बढ़ गए और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास है। यहाँ से अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो टेक महिंद्रा में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है, 1269 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1325 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1240 का। एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन और आज एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली देखने को मिली। पोजिशनल सेटअप काफी हद तक इंप्रूव होते हुए आज हमने देखा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। चलिए, टेक महिंद्रा और साथ ही बैंकिंग स्पेस पर फिलहाल जो है अमूल की नज़र। और जी हाँ, आज बैंकिंग काउंटर्स में ज़बरदस्त एक्शन हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया मूव्स आप देखिए सरकारी बैंक और आज जो है प्राइवेट बैंक्स भी जो है आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। बट इस बीच Hyundai को लेकर भी एक खबर आ रही है कि 1 जनवरी से जो है कंपनी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी। अब कितने परसेंटेज में बढ़ाएगी, इस जानकारी का आना बाकी है, बट आमतौर पे हम देखते हैं कि 2 से 3% के गैप में जो है कंपनी अपने प्राइस हाइक्स करती है। क्रॉस द मॉडल्स जो है वो प्राइस हाइक करती है, और जो ऐसे मॉडल्स रहते हैं जहाँ पर शॉर्टेजेस ज़्यादा रहती हैं उनमें प्राइस हाइक होते हुए हम सबसे पहले देखते हैं। तो अब तो एक ट्रेंड बन चुका है कि कंपनीज प्राइस हाइक लेंगी। टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, वहीं देखें तो अब Hyundai ने भी ये अनाउंसमेंट दिया है। बट स्टॉक पे देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि पूरा ऑटो पैक कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, उसको लेकर भी फोकस में है। बट अभी फिलहाल की बड़ी खबर तो देखिए वोडाफोन आइडिया ही है। सर्किट लगा हुआ है, सर्किट खुलने का वेट करते हैं और कुछ ही मिनटों में अब कैबिनेट की जो बैठक होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, खासतौर से 3 बजे, उसको लेकर क्या कुछ उनके बयान आते हैं वो देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर वोडाफोन आइडिया से जुड़ा हुआ ही आप देखेंगे इंडस टावर्स, यहाँ पर भी जो है काफ़ी गिरावट है, लगभग 1.5-2% की गिरावट है। थोड़ा संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है ये काउंटर, बट फिर भी जो है ये स्टॉक फिलहाल प्रेशर इसमें दिख रहा है। एक बार अमोल, आपकी चार्ट रीडिंग इंडस टावर्स में कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखो, इंट्राडे वोलेटिलिटी तो काफी ज्यादा है और काफी शार्प मूव है, तो शायद डे ट्रेडर्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखते तो थोड़ा मुश्किल भरा है। मैं अगर थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप देखता हूँ तो वो अभी भी अच्छा ही है। इंडस टावर अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल तो ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। पैटर्न भी ठीक ठाक है, हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है, तो एक दिन का वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। एक बार ये वोलेटिलिटी सेटल डाउन अगर हो जाती है तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिलहाल अगर कोई सपोर्ट की तरफ देख रहा है तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इमीडिएट में एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, जो लेवल के हिसाब से आता है 410। उसके ऊपर जब तक ये स्टॉक है, आई थिंक पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए, इंट्राडे वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कि कहाँ पर सेटल होता है। बट जी हाँ, वोडाफोन आइडिया 15% का लोअर सर्किट देखते हैं स्टॉक और कौन से लेवल्स दिखाता है। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार चर्चा हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ ऐसे ही जारी रहेगी। In association with SBI, the banker to every Indian truly. My bhai, do you know any cool bank जो digital first हो? SBI coolest है। What? Digital loans 30 मिनट में, AI models 140+, योनो यूजर्स 9 करोड़, डेली UPI transactions 33 करोड़। Cool तो है। चलो, SBI, the banker to every Indian truly। सामने एक नया सुपरमार्केट खुलने वाला है, क्या करें कि मेरे पुराने ग्राहक भी रहें और मुझे नए ग्राहक भी मिल जाएं। देखो, आप एक चाय कॉर्नर लगा सकते हो। चाय पीने पुराने कस्टमर्स रुकेंगे और नए कस्टमर्स भी आएंगे। इसके अलावा बिल्स और सेल्स देखकर हम एक इन्वेंट्री प्लान।
तो साल का आखिरी कारोबारी दिन और जनवरी सीरीज की शुरुआत आज से। बाजार का मोमेंटम है बहुत ही तगड़ा। निफ्टी ने डबल सेंचुरी लगाकर 26,150 को कर लिया है पार और निफ्टी बैंक ने काफी टाइम के बाद बार बार हम देख रही थी कि 59,500 के आसपास रुक रहा था और आज उसको भी क्रॉस किया है। लगभग 600 अंकों के आसपास को उछाले और 59,750 के लेवल इस वक्त हम देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक्शन है और तगड़ा है, 1% से ज्यादा के मूव हमें दिखाई दे रहे हैं और आज बैंकिंग शेयरों में बढ़िया मजबूती में देखने को मिल रही है। कोटक, एक्सिस, SBI, ये तमाम शेयर आज स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, गौरव शर्मा हैं, अमोल आर्ट्स वाले हैं और फंडामेंटली आपको गाइड कर रहे हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। गौरव जी, बैंकिंग पर ही जरा राय लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रिन्यूड इंटरेस्ट SBI के शेयर में, हालांकि 999 वाला लेवल पार किया नहीं है वहां तक जाने के बाद, और इसके अलावा कोटक बैंक इसमें स्प्लिट होने वाला है 1:5 के रेशियो में। तो ये शेयर भी हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखा रहा है आज के सत्र में। कहां पर आपका कन्विक्शन है? अगर बैंकिंग में किसी को ट्रेड लेना हो, आप किस में ट्रेड लेने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, ये निर्भर करेगा कि टाइम फ्रेम क्या है। अगर थोड़ा लंबी अवधि का टाइम फ्रेम है तो मैं SBI के साथ जाऊंगा, और अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है तो मुझे उम्मीद है कि कोटक बैंक के शेयर में एक तेज मूव यहाँ से आने की गुंजाइश ज्यादा है। लगभग 50-60 रुपए का मूव, मतलब लगभग मोटा माटी 3-1% के मूव की उम्मीद मुझे जल्दी ही लग रही है। 22.50 से लेकर 22.80 की रेंज तक ये जल्दी ही शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव से डिपेंड करेगा टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर, SBI को लेकर लंबी अवधि में अगर आपको लेना है तो SBI एक स्ट्रांग प्ले। ब्रोकरेज हाउसेस का कन्विक्शन भी आ रहा है और 1,000 रुपए के टारगेट्स तो आ रहे हैं इसके लिए निकल के। लेकिन आज कुछ और जो तगड़े मूवर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि सस्टेन मोमेंटम है, वो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले शेयर। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल होता है। एक वो ट्रिगर बन रहा है, आगे कुछ और ट्रिगर से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन HEG और ग्रेफाइट के आप शेयर को लेकर आइए स्क्रीन पर। ग्रेफाइट करीब करीब 9% ऊपर ग्रेफाइट इंडिया, और HEG की बात करें तो 5.5% का उछाल और 600-625 रुपए के ऊपर जाकर आपको शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लगभग 100 रुपए की जो रैली है ये कुछ सेशंस में आ गई है HEG के शेयर में। राय आपकी विवेक जी इस स्पेस पर, क्योंकि जब तेजी आती है तो बड़ी बड़ी तेजी आती है, अदरवाइज स्टॉक ये सोए रहते हैं। क्या सलाह होगी आपकी? ये सारे स्टॉक्स अच्छे किए थे जब चाइना ने पोल्यूशन के चक्कर में काफी बैन वगैरह लगाया था, और उसके बाद में चाइना ने वापस रीओपन किया, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट का प्लांट्स, और उसके बाद में स्टॉक्स में करेक्शन आके बहुत समय के बाद ये वापस अभी चलना चालू हुआ है। तो वैसा ही अगर कोई बड़ा न्यूज आता है आगे चल के तो ठीक है, नहीं तो ये जो छोटी मोटी स्टील को रिलेटेड न्यूज आ रही है उसके चक्कर में ये स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों एक टैंडम चलेंगे, और अगर स्टील में कोई भी स्लो डाउन आता है तो ये भी स्लो डाउन हो जाएंगे। तो वैल्यूएशन वाइज भी ऑलरेडी फेयर एंड अबव वैल्यूएशन ही है, कोई सस्ते वैल्यूएशन है नहीं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि आप इसके पीछे भागो, लेकिन हाँ, स्टील मार्केट को ट्रैक करो। अगर स्टील अच्छा करते रहता है तो ये अच्छा करेंगे, और अगर जैसे मैंने कहा चाइना वगैरह कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो ठीक है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ इमीडिएटली अभी होने वाला है। तो इन्हें रेंज रहना चाहिए, 1-2 दिन की हो सकता है कि तेजी हो, उसके बाद में वापस बैक टू नॉर्मल से आ सकता है। ठीक है, ये राय होगी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले शेयरों को लेकर। BSE में आज हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव है, करीब 2-2.25% ये शेयर ऊपर है। 2600 रुपए वाले लेवल के नीचे गया था, वहां से आज रिकवरी आ गई है। 2650 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। अमोल जी, क्या आप मूव सस्टेन होते हुए देख रहे हैं? क्या ये शेयर यहां से और चलेगा? ये पोजिशनली जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो काफी दिनों के बाद स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज भी हुआ है, और अगर पैटर्न वाइज भी मैं देखता हूं तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे। करेक्शन भी काफी डीप चला, आज बाउंस बैक जरूर हुआ है। मोमेंटम को चेस जरूर किया जा सकता है 1 या 2 दिन के लिए। 2610, 2615 इमीडिएट में सपोर्ट निकल कर ऑन द हायर साइड। नेचुरली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा जो अराउंड 2700 के आसपास है। बट पोजिशनल सेटअप तभी चेंज होगा जब कहीं ना कहीं ये स्टॉक 2700 के ऊपर के क्लोजिंग देना चालू करेगा। ठीक है, BSE को लेकर ये व्यू है, लेकिन एक बार जरा वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर आइए। AGR
को लेकर एजीआर ड्यूज को लेकर राहत मिलने की खबरें आ तो रही हैं और 89,000 करोड़ रुपए के एजीआर ड्यूज को फ्रीज किया जाएगा और 5 साल का मोरेटोरियम जो पेमेंट करना होगा 31 से 41 के बीच 2031 से 2041 के बीच में पेमेंट करना होगा। और ये देखिए सर्किट खुल गया है। 15% ये शेयर गिर गया था, लोअर लेवल से फिर से ट्रेडर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ट्रेडर्स बड़े एक्टिव होते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर में, 8.5% की गिरावट अभी हम देख रहे हैं। ये 15% तक ये शेयर गिर गया था। हालांकि एक चीज को लेकर क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि एजीआर ड्यूज को लेकर तो राहत मिल गई है, लेकिन जो ब्याज की रकम है, जो जुर्माने की रकम है, लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की ब्याज की रकम, करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, उसको लेकर क्या हो गया? क्या उस पर डीओटी फैसला लेगी? क्या आगे राहत मिलेगी? ये थोड़े से ना अनसुलझे सवाल अभी भी वोडाफोन आइडिया को लेकर हैं। तो ये जो लोअर लेवल से बाउंस आ रहा है, ज़्यादा इस पर ट्रस्ट कीजिएगा नहीं, इसमें मतलब फंसने के चांसेस अभी ज़्यादा हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर 2026 की प्लानिंग हम आपकी कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। In association with Bank of Baroda, play the master stroke with Bank of Baroda. Confused by the market noise? Benchmark your commodity trade with Bigmint's trusted price indexes. We know the pulse of the market. Real data, real markets. We are IOSCO audited. We have robust market methodology. Bigmint, trust the price. Trade with confidence. ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार की तेजी अब बढ़ती जा रही है। अब देखिए करीब 250 अंकों की मजबूती निफ्टी में आ चुकी है। 575 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में। और आज जो पार्टिसिपेशन है वो स्मॉल कैप मिड कैप से भी आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो देखिए तो 2100 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं एनएसई के जहां पर तेजी दिख रही है। सिर्फ 787 शेयर है जहां पर दबाव दिख रहा है। तो जो ब्रेथ है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक और सेक्टर है जहां पर आज के सत्र में अच्छी मजबूती दिख रही है, ऑयल एंड गैस में। HPCL, BPCL, IOC, तमाम ऐसे स्टॉक्स से। रिलायंस काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहा है, 2% से ज़्यादा की मजबूती। विवेक जी, ऑयल एंड गैस पर भी एक राय चाहिए और रिलायंस पर भी राय दीजिएगा। क्या 2026 में को लेकर क्या पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया स्टॉक है क्या रिलायंस? अब देखिए इस साल ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है विश्व मोहन। आप अगर देखो तो कोई ज्यादा जितना रिलायंस करना चाहिए था उतना कुछ किया नहीं है। और मुझे लगता है कि 2026 में अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड आता है जियो को लिस्ट करने के चक्कर में, आई थिंक तब स्टॉक में आपको एक वैल्यू अनलॉकिंग वापस फिर से देखने को मिलेगी। हाँ, इसका एक और मैं व्यूअर्स को यही सलाह दूंगा, जो रिलायंस जियो वैल्यूएशन पे आएगा मुझे लगता है कि उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी आपको भारतीय एयरटेल भी होते हुए दिखेगा। तो दोनों पे नजर रखना। रिलायंस शुड डू वेल आगे चल के, और मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल भी अच्छा कर सकता है, ये दोनों ही। और मतलब 10 से लेके हुए समझ लो कि 12 या 15% तक का मैं भारतीय एयरटेल में भी रिटर्न की संभावना रखता हूँ। और जहां तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, यहाँ पे मैं काफी बुलिश रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्रूड। और अभी $65 करीबन क्रूड जो चल रहा है, मुझे लगता है कि इसका भी पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको आगे चल के इसमें देखने को मिलेगा। और हाँ, ये क्रूड डेफिनेटली रिलायंस पे थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन हाँ ये वर्ल्ड ऑर्डर है अब। तो रिलायंस जियो के चक्कर में मैं बुलिश हूँ, भारतीय जियो के चक्कर में, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्रूड के चक्कर में। सस्ता है, काफी दिनों से स्टेबल है, तो उसका फायदा OMCs को मिल रहा है, मार्जिन सुधर रहे हैं। और साथ ही दूसरी तरफ जियो को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बुलिश और जोड़ी में चलेंगे तो भारतीय एयरटेल भी चल सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी भी जुड़ गए हैं। शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की।
गुड आफ्टरनून रत्नेश जी, बताइए ऑप्शंस में आज क्या मौके हैं? सभी दर्शकों नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा सेटअप कोटक बैंक में बन रहा है, पूरा मंथ में अच्छी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है बन सकती है यहाँ पे 2240 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 29 के आसपास में 19 रुपए का स्टॉप लॉस है जो टारगेट बन सकता है, 45 रुपए का जिसमें लॉस हो सकता है, और 4000 का जो प्रॉफिट बन सकता है, और 6400 का। तो चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर इसकी कॉल ऑप्शन लेनी है। रत्नेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ये कॉल ऑप्शन हमारे दर्शकों के लिए लाए। तो कोटक महिंद्रा बैंक देखिए पूरे बैंकिंग स्पेस में ही एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड ले सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बट हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो उसको ध्यान में ही रखकर ट्रेड लें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो देखिए आज बैंकिंग स्पेस तो एक्शन में है ही, बट इसी के साथ साथ पूरा ऑयल एंड गैस क्षेत्र जो है वो बस करता हुआ दिख रहा है। देखिए ना ही सिर्फ ओएमसी काउंटर्स जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल ये तगड़ी तेजी दिखा रहे हैं, बल्कि रिफाइनर्स वहां पर भी बहुत अच्छी तेजी है। रिलायंस तो देखिए एक है ही, ओएनजीसी में भी आज एक अच्छा उछाल है। साथ ही बाकी सेक्टर के कुछ और स्टॉक्स जैसे कि एमआरपीएल आप देखेंगे तो 9.5% की तेजी आज फिलहाल दिखाता हुआ। गौरव, कोई ओएमसी बास्केट में से कोई काउंटर जो कि आपको पसंद आ रहा हो, ना ही सिर्फ ओएमसी बल्कि पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस की बात कर लीजिए। मैं तो देख पा रही थी, देखिए एचपीसीएल में काफी अच्छे मूव्स हैं और ओएनजीसी भी कहीं ना कहीं अब जो है वो 240 को क्रॉस करने की कोशिश में है। आपने ओएमसीज की बात की है तो तीनों ओएमसीज में से मुझे एक अच्छी चाल अभी और आगे चलती जो नजर आएगी वो आईओसी में नजर आ रही है। 166 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये आने वाले 1 तो 17 में 172 से 75 की रेंज में ये शेयर मिलना चाहिए हमें। एक अच्छा अपनी अभी भी गुंजाइश बाकी है। उसके साथ साथ में इस पूरे क्षेत्र में जो आज ये तेजी बनी है, मुझे गुजरात गैस से अब ज्यादा उम्मीद है। यहाँ से एक अच्छा अपटेक मिला है ऑन बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आई थिंक ये शेयर अभी और चलना चाहिए। 450 440 तक का भाव स्टॉक के अंदर आना चाहिए। तो अगर फ्रेश बाइंग के लिए कंसिडर करना है तो गुजरात गैस भी कंसिडर किया जा सकता है। फ्रेश बाय के लिए गुजरात गैस यहाँ पर आप नजर रख सकते। साथ ही साथ आप देखिए जितने भी ओएमसी काउंटर्स हैं इनमें बहुत अच्छा मूव है। पर विवेक, आप कैसे देख रहे हैं ये पूरे क्षेत्र को, क्योंकि एनर्जी स्पेस एकाएक से चलना चालू हुआ और कई काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। देखिए अब ओएमसी पे तो हम कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं कि अंडर वैल्यूड है, ग्लोबल पेयर्स के मुकाबले भी अंडर वैल्यूड है, और साथ ही क्योंकि ब्रेंट एक काफ़ी दायरे में ट्रेड कर रहा है तो इनके मार्जिन सुधरने चाहिए। बट आपका क्या व्यू है और आपकी कौन सी टॉप बेट्स हैं? चल के ओएमसी सिर्फ ओएमसीज नहीं, ओएमसीज ईवी प्लेस भी बनेंगे, ओएमसीज रियल एस्टेट प्ले भी बनेंगे। तो एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म स्टोरी है और इसमें मैं अपने प्रीवियस स्पीकर से टोटली एग्री करूंगा कि आईओसी इसमें सबसे बेस्ट बेट दिखता है। उसके बाद में बीपीसीएल तो शॉर्ट यस अंडर वैल्यूड है। और जो एनर्जी स्पेस है इंडिया का, मुझे लगता है कि भारत में अभी लीप्स एंड बाउंड्स ये ग्रो करना है। और सिर्फ ऑयल नहीं, बाकी आप एनटीपीसी से अगर चालू करो तो काफी कंपनीज है जो अगले 3-4 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे देगी। और जो वैल्यूएशन है वो भी एकदम कंफर्टिंग लेवल्स पे है, क्योंकि बाजार पिछले 1 साल से इतना एक रेंज बाउंड में ट्रेड किया है और आपको ये सारी कंपनीज या तो समझ लीजिए कि वैल्यूएशन अच्छे खासे भी मिल रहे हैं, अच्छे खासे मतलब लोअर वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, या फिर लोअर टीन्स वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं। तो मेरे को तो अच्छा लगता है एनर्जी स्पेस एंड आई थिंक लॉन्गर टर्म यस एक ये स्पेस है जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, अनलाइक डिफेंस वगैरह जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। तो मैं पूरा जाना चाहूंगा जो भी एनर्जी स्पेस में सस्ता मिले। कई बार यही मुश्किल हो जाता है कि सस्ता है क्या, क्या प्राइस सस्ते देखे, वैल्यूएशन सस्ते देखे, इसमें भी कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। विवेक, क्विकली एक बार आप अपनी टॉप 3 बेट्स अगर एनर्जी स्पेस से बताएं तो है एनटीपीसी ग्रीन। वो मुझे लगता है कि यस लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा खासा करेगा। एक हमने ऑलरेडी बात की है आईओसी,
और तीसरा मैं एनटीपीसी के साथ ही जाना चाहूंगा, या फिर आपको वापस एनटीपीसी नहीं सुनना है तो एनएलसी ले लीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साइड की कंपनी है ये। तो एनएलसी भी बहुत वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है और कंपनी अच्छी कर रही है। समझे और साथ ही पूरा सेक्टर का भी व्यू लिया हमने विवेक से। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। फिर ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम जरूर होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं और खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह आपको निवेश की भी प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदतों को प्रोत्साहित करना है, ताकि आप अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। तेजी हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में, तो जो कंसर्न्स थे कि क्या निफ्टी पर 25,700 टूट जाएगा, क्या निफ्टी बैंक पर 58,800 टूटेगा, नहीं टूटेगा। फिलहाल के लिए तो कम से कम बाजार से ये संकेत निकल के आ रहे हैं और शुरुआत अच्छी हुई है जनवरी सीरीज की। जनवरी सीरीज में कौन से शेयर कमाल करेंगे और कहां पर मोमेंटम आगे कुछ बना रहेगा, ये जरा समझ लेते हैं। एक और मेहमान को साथ में जोड़ लेते हैं। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका फिर से समय देने के लिए। मैम, कुछ स्टॉक्स बताइए जो आपके ट्रेडिंग रडार पर हैं और जहां पर हम मोमेंटम देख सकते हैं इस पूरे महीने में। तो मुझे एक तो जैसे कि हम देख रहे हैं दैट ओवरऑल ऑटो सेक्टर बहुत ही स्ट्रेंथ में है। तो फिलहाल जैसे कि मैं देख रही हूँ, मुझे टीवीएस मोटर्स बहुत ही सही लग रहा है। 3700 पे मैं बाय रेकमेंड कर रही हूँ 3600 के स्टॉप लॉस के साथ। और आई थिंक ये ट्रेड बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3850। और दूसरा जो मुझे सही लग रहा है विच इज टेक्निकली वेल प्लेस्ड, वो है आरईसी। जैसे कि हमने देखा एनटीपीसी में ये सभी स्टॉक्स में एक मोमेंटम शुरू हुआ है। तो आई थिंक आरईसी आल्सो टेक्निकली इज वेरी वेल प्लेस्ड। 345 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी पोजिशनल ट्रेड की तरह कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 380 to 390 लेवल्स। ठीक है, 380 से 390 के टारगेट होंगे आरईसी के लिए। 345 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और इसके अलावा टीवीएस मोटर के लिए 36 रुपए का स्टॉप लॉस, 38.5 रुपए के टारगेट। ये थोड़े से वैशाली जी, कितने मतलब कब तक के लिए कॉल है ये? हफ्ते भर के लिए या पूरे महीने के लिए? ये शॉर्ट टर्म हफ्ते भर के लिए मुझे लग रहा है। अच्छा, ठीक है, हफ्ते भर तक के लिए ये वैलिड रहेगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेड से आप ये स्टॉप लॉस टारगेट लगा के आप ये दोनों ट्रेड कर सकते हैं। विवेक जी, थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, और उसी वैल्यू चेन में जो ये रिफाइनिंग वाली कंपनीज हैं, आज हम फिर से देख रहे हैं कि गजब का मोमेंटम है। जब Q2 के नंबर आए थे चेन्नई पेट्रो के, MRPL के, नंबर्स हेल्दी थे, GRMs बढ़ रहे थे, GRMs तो बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे थे, तो इन कंपनियों के शेयरों ने भी दौड़ लगाई और अक्टूबर से लेकर नवंबर मिड तक रैली चली और फिर वहां से रिवर्सल आ गया। आज जोश लौटा है और ये रह रहे कि ऐसे ही होता है कि एक तरफा चलेंगी फिर एक तरफा गिरेंगी। कैसे लग रही है ये कंपनीज, MRPL, चेन्नई पेट्रो, जो प्योर रिफाइनिंग वाली हैं, क्योंकि GRMs तो अभी भी सस्टेन्ड है। इसका इम्पैक्ट GRM हो सकता है कि थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि क्रूड तो ऊपर जाने वाला नहीं, ये बहुत बहुत क्लियर है। तो आपका ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन्स आई थिंक काफी कंफर्टेबल लेवल पे रहेगा। और क्या होता है कि अगर क्रूड और नीचे जाता है तो ये लोग अपना मार्जिन इतना नहीं घटाते और उसके कारण कंपनी को थोड़ा बहुत फायदा एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन आई थिंक बहुत बहुत सिक्लिकल काइंड ऑफ स्टॉक्स होके रखे हैं ये सब। आप जैसे बोले कि अचानक शार्प करेक्शंस भी इनमें आता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, वैल्यूएशन वाइज आप अगर दोनों में कंपेयर करो चेन्नई पेट्रोलियम और MRPL के बीच में, तो मुझे चेन्नई पेट्रोलियम बहुत ज्यादा कंफर्टिंग लगता है। और एक ऐसा स्टॉक है जो मतलब 20 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं भी चेन्नई का ही हूँ, और कभी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन हाँ पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा किया है और वैल्यूएशन वाइज भी आज भी कंफर्टेबल लेवल्स पे है। तो यस, क्रूड स्टेबल रहता है या फिर नीचे जाता है तो आई थिंक CPCL आपको और अच्छे करते हुए दिखेगा। विवेक जी, आपको ये MRF, मुथूट ये भी पसंद है क्या? ये भी तो चेन्नई के आसपास के ही हैं।
मुथूट आई थिंक यहाँ का है अभिषेक, केरला का। मन्नपुरम और मुथूट केरला का है। और एक और कंपनी क्या बोली आपने? MRF, MRF मद्रास रबर फैक्ट्री। हाँ, MRF तो इधर ही है बाजू में, मतलब एक आध किलोमीटर दूर रहेगा उनका कॉर्पोरेट ऑफिस मेरे ऑफिस से। देखिए, ऐसा स्टॉक है जो अच्छा करता है, करते रहेगा, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर घुस नहीं सकता आज के दिन। आपको अगर 10 शेयर भी लेना है तो 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो सॉरी मतलब 15 लाख रुपए चाहिए। तो ठीक है, जो वॉल्यूम इन द सेंस बहुत कम है, डिमांड एंड सप्लाई में सप्लाई है नहीं स्टॉक की, तो इस चक्कर में आपको स्टॉक मतलब आगे चल के भी अच्छा ही करने वाला है। तो टायर पे तो मैं तो ओवरऑल बुलिश हूँ, और MRF तो स्टैंड आउट करता ही है। MRF मतलब क्या ही रेट लेगा विवेक जी, तो वॉल्यूम कम ही रहेंगे। MRF के एक शेयर के भाव में तो कोई 1000 शेयर अशोक लेलैंड के ना ले ले, टायर वाले से अच्छा गाड़ी वाले शेयर ले सीधे। मतलब 1.25% चला तो करीब 2000 रुपये शेयर के ऊपर है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब स्प्लिट वगैरह आने तो चाहिए, स्प्लिट आए, बोनस आए, जैसे भी हो थोड़ा शेयर नीचे तो आए। लेकिन ठीक है, 2026 की बात करते हैं कि क्या 2026 में, नए साल में, निफ्टी 30,000 के लेवल को अचीव करेगा। 30,000 तक जाने के लिए 12-13% के आसपास निफ्टी को चलना पड़ेगा, कोई बहुत एग्रेसिव तो है नहीं। सेंसेक्स को लेकर क्या टारगेट है 2026 में? जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो कौन से शेयरों को लेकर बुलिश हैं, ये तमाम चीजें हैं, और तमाम ब्रोकरेजेस ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं, और इन सभी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके रिसर्च फॉर्म में हमारे लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए इंडेक्स को लेकर क्या व्यू है ब्रोकरेजेस का, और कौन से स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं ब्रोकरेजेस? बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए इंडेक्स पर नए साल के लिए यानी 2026 के लिए ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। यहाँ पर शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। तो देखिए गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर निफ्टी के लिए जो टारगेट दिया है वो 69,000 का टारगेट यहाँ पर दिया है। बोफा ने भी 29,000 का टारगेट यहाँ पर निफ्टी के लिए रखा है। वहीं नोमोरा की अगर बात करें तो 29,300 का टारगेट ये निफ्टी के लिए 2026 में देख रहे हैं। लेकिन JP मॉर्गन और मैक्वायरी के टारगेट्स यहाँ पर देखने होंगे। 30,000 तक के टारगेट्स इन्होंने निफ्टी के लिए दिए हैं 2026 में। ये हो गई निफ्टी की बात, लेकिन अब सेंसेक्स के टारगेट भी देख लेते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो देखिए मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर 95,000 का सेंसेक्स के लिए टारगेट दिया है। HSBC ने 94,000 का टारगेट यहाँ पर सेंसेक्स के लिए रखा है 2026 ने। इंडेक्स पर हमने बात की, निफ्टी और सेंसेक्स के टारगेट आपने देखे, लेकिन अब ब्रोकरेजेस किन शेयरों पर यहाँ पर बुलिश है और क्या टारगेट्स उन्होंने दिए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए सबसे पहले ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इन्होंने अपनी राय रखी है। ये बैंकिंग और NBFCs पर बुलिश नजर आई है। 340 रुपये का टारगेट इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए दिया है। बजाज फाइनेंस पर इन्होंने बुलिश नजरिया दिया है 1180 रुपये के टारगेट के साथ। भारतीय एयरटेल 2450 रुपये का टारगेट यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर रखा है। वहीं डालमिया भारत पर भी 2650 का टारगेट यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने दिया है। ये हो गई इसकी बात। लेकिन रेलिगेयर ब्रोकिंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने 5 यहाँ पर कंपनीज अपने फोकस में रखी है, इन पर ये बुलिश नजर आई। सबसे पहले M&M पर ये बुलिश नजरिया दिया है 4,161 रुपये के टारगेट के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक इनकी पसंद है, 2,487 का टारगेट इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए दिया है। ल्यूपिन इन्हें पसंद आ रहा है 2,508 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पर टारगेट दिया है 800 रुपये का, और LK लक्ष्मी सीमेंट पर भी यहाँ पर ये बुलिश है 979 रुपये के टारगेट के साथ। मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो करीब देखिए 10 कंपनीज पर मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर बुलिश है, और 15 से 20% के अपसाइड इन्होंने यहाँ पर इन कंपनीज पर रखे हैं। एक एक करके आपको कंपनीज के नाम बता देते हैं। भारतीय एयरटेल, SBI, HCL टेक, इटर्नल, TVS मोटर, मैक्स फाइनेंशियल, बायोकॉन, JK सीमेंट, पूनावाला फिनकॉर्प और प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये 10 कंपनियां मोतीलाल ओसवाल ने अपने पोर्टफोलियो में रखी है नेक्स्ट 2026 के लिए, और 15 से 20% का अपसाइड ये यहाँ पर देख रही हैं। तो ये थी ब्रोकरेजेस, इन कंपनियों को अपनी रडार पर रखिए। 2026 के लिए ब्रोकरेजेस ने अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। जी
बताने के लिए कि 2026 में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस की राय क्या है, क्या टारगेट वो दे रहे हैं और कितनी अपसाइड की यहां से गुंजाइश उनको दिख रही है। चलिए, लेकिन एक खबर आ रही है, कैबिनेट मीटिंग के जो आउटकम है वो धीरे धीरे अब आने शुरू हो चुके हैं। नासिक सोलापुर 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और ये जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग होगी 19,142 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए ये मंजूरी मिली है और साथ ही ओडिशा में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1526 करोड़ की मंजूरी मिली है। लेकिन नासिक सोलापुर 6 लेन का हाईवे है, यहाँ किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, ये इस पर एक चर्चा करना जरूरी है क्योंकि अशोका बिल्डकॉन, क्योंकि नासिक में हेडक्वार्टर है और महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट पे कंपनी काम भी कर रही है, इसको एक बेनिफिट मिल सकता है। IRV इंफ्रा को देखे क्योंकि ये सोलापुर जैसे पुराने प्रोजेक्ट में काफ़ी काम कर चुकी है, उनका अनुभव है। PNC इंफ्रा भी महाराष्ट्र में काफ़ी काम कर रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखेंगे, इन्हें प्रोजेक्ट में इनकी भागीदारी जरूर होगी। एक राय विवेक जी आपकी चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है इन सारे स्टॉक्स को लेकर जो कैबिनेट की बैठक के जो फैसले आ रहे हैं कि नासिक सोलापुर 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और करीब 19,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, क्या राय है सर इन सारे स्टॉक्स पे? IRV इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, कहीं मौके दिख रहे हैं PNC इंफ्रा वगैरह पे? देखिए विश्वमोहन, कई सालों से ये मैंने ओपिनियन दिया है और अभी भी कायम रहूंगा और काफी हद तक मैं उस पर सही भी साबित हुआ हूँ। ये ओपिनियन है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होगा, सब कुछ है और नए नए प्रोजेक्ट्स वगैरह जो रूपरेखा है पिछले 10 साल में हमने खुद ने आंखों से देखा है कि कितना सारा चेंजेस आ गया है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे आप बेट लगा सकते हो आंख बंद करके, ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं नहीं बेट लगाऊंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है डेवलप होगा, लेकिन स्टॉक्स में इनमें क्या है कि एक तो सरकारी डिपार्टमेंट से काम करते हैं, छोटा मोटा भी इश्यूज आता है, इनको बहुत सारे बैकएंड में इश्यूज है जिसके कारण आप देख लो स्टॉक्स इतने परफॉर्म करते हुए नहीं दिखता है। और आपको सही में खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बेट लगाना है तो एक ही कंपनी दिमाग में आती है, L&T। उसका भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे तो कभी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ फिर भी आपको पक्का इसी सेक्टर में लगाना है तो L&T है और उसके अलावा मैं तो कहीं पैसा नहीं लगाऊंगा। L&T के अलावा आपको और कोई पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो दिग्गज हेवी वेट कंपनी है, अदरवाइज इनके साथ चैलेंजेस भी काफ़ी होते हैं, पॉलिटिकल बैकअप की भी काफ़ी ज़रूरत होती है और फिर गवर्नेंस के भी मामले इस सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। तो प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं बेट लगाना चाहिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स की ही बात कर लेते हैं। टाटा स्टील पर एक बार और चर्चा करेंगे। वैशाली जी आप राय दीजिए, इस साल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी है, 30-31% के आसपास की तेज़ी दिखी है और 3 सत्र में देखिए 7-8% टाटा स्टील बढ़ चुका है और आज तो पॉजिटिव खबर भी है कि सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है, वो वाली खबर भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। टाटा स्टील यहाँ से खरीदना चाहिए क्या? आई थिंक सो अक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी बिकॉज टाटा स्टील काफी चल तो चुका है, बट ले सकते हैं अभी भी और थोड़े डिप में भी 173 का अब सपोर्ट बनता है, तो ये सपोर्ट को ध्यान में रख के अक्यूमुलेट कीजिए और पोजिशनल ट्रेड अगर रखेंगे तो ये 200-205 के टारगेट्स दिख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए टाटा स्टील यहाँ पर सुबह से ही जो तेज़ी हमने देखी है वो बरकरार है और ये एक अच्छी बात है। 180 के लेवल्स फिलहाल ये काउंटर दिखाता हुआ, बट देखिए ब्रॉडर मार्केट में भी ज़बरदस्त एक्शन है। ऑयल एंड गैस स्पेस की हमने बात की ही, बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज IT फिर से बैक सीट लेता हुआ दिख रहा है। IT में कई सारे काउंटर्स हैं मिड स्मॉल एंड से भी, जो कि कई समय से एक तो अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट बढ़ने वाले शेयर्स पे भी एक बार क्विकली नज़र डालते हैं, जिसमें कि टाइटन, एक्सिस बैंक, रिलायंस ये कुछ बन चुके हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। और टाइटन की एक बार फिर से चर्चा करते हैं। वैशाली जी कहाँ तक जाते हुए आप इसको देख रही हैं, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे ज़रूर आया था, आई थिंक हाल फिलहाल इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है, बट अब 4000 के पार निकला है। यहाँ से कौन से लेवल्स दिख रहे हैं आपको आते हुए? आई थिंक यस, एज यू राइटली सेड, ब्रेकआउट आ चुका है और एग्जॉशन भी नहीं दिख रहा है, सो आई थिंक फर्दर रन अप आ सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 4200 तक। सो आई थिंक अभी नाउ सपोर्ट रहेगा यहाँ का 3900 और 4200 के नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं। 100 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए टाइटन को आप ध्यान में रखिए। और मुझे याद है आज सुबह जब हमने आई थिंक नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े थे ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए, तब उन्होंने टाइटन सजेस्ट किया था और वो कहीं ना कहीं देखिए शुरुआत में ही हमने उनसे ऑप्शन की कॉल ली थी और ओवर द डे
आप देख सकते हैं स्टॉक डे हाई पे लगभग 2% का उछाल ये काउंटर दिखा रहा है। बट इसी के साथ आज देखें तो डिक्सन टेक ये काउंटर भी थोड़ा सा रीबाउंड कर रहा है। विवेक, अब खबरें ये आ रही हैं कि जो मार्केट शेयर वो लूज कर रहे थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो फिर से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, डिक्सन टेक इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए? देखिए, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले भी आपसे जब बात हुई थी, मे बी आपसे नहीं, एक और एंकर से, तब यही था कि इसमें इस स्पेस में कंपटीशन और हीट होते हुए ही दिखेगा आपको। और एक जमाने में जैसे डिफेंस ने किया था, वैसे ही ये सारे के सारे स्टॉक्स छप्पर फाड़ के ऊपर गए। वैल्यूएशन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था, लोग समझ रहे थे कि कभी कोई करेक्शन आ नहीं सकता इनमें, और फाइनली करेक्शन आया। तो मतलब लगभग समझ लिया 18-20 हजार से लेके आज 12,000। मुझे लगता है कि ऑन एवरी डिप ये आपको स्लो एंड स्टेडीली एक्यूमुलेशन करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और बाकी चीज ये है कि कंपटीशन आगे चल के बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि मार्केट शेयर जो पैसे पहले जैसे चल रहा था वैसे चले। तो स्लो एंड स्टेडीली वहां पे भी आपको ग्रोथ होते हुए ही दिखेगी। तो आई थिंक स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए। वैल्यूएशन इतना भी कंफर्टिंग नहीं है अभी भी, तो आपको अगर जो डिप मिले उसको उसका फायदा लीजिए। और ऐसे अप जब भी अप रहे, आज जैसे 350 रुपये अप है, तो आज के दिन आपको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ये व्यू हो गया। लेकिन देखिए 2025 तो बस बीतने ही वाला है, और अगर हम बाजार में अगर हम समय की बात करें तो 15 मिनट के आसपास का समय है, और कुछ घंटे बचे हैं ये साल खत्म होने में, और 2026 का स्वागत होने वाला है। कुछ घंटे में तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी न्यूजीलैंड वगैरह से। लेकिन नए साल 2026 में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, और फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो नए साल में कौन से 10 बड़े बदलाव हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जिनसे आपको वाकिफ़ रहना है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए क्या चेंजेस हो रहे हैं नए साल में? बिल्कुल अभिषेक, और जाहिर सी बात है नया साल है तो बदलावों पर नज़र रहेगी। और सबसे अहम जो बदलाव जिस पर निगाह है वो है पैन आधार लिंक। जी हाँ, 31 दिसंबर डेडलाइन, और इस डेडलाइन के बाद पैन आधार लिंक जिसने नहीं कराया है उसके लिए मुश्किलें होंगी, और जाहिर सी बात है टैक्स रिटर्न फाइल करने में, रिफंड लेने में ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इस मियाद के बाद कोई लिंक कराना चाहता है तो हो सकता है उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़े, 1,000 तक का पेनल्टी या जुर्माना उस पर लग सकता है। दूसरा अहम बदलाव अगर हम बात करें तो वो है नया इनकम टैक्स फॉर्म। जी हाँ, जनवरी 2026 यानी नए साल से नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है, और यहाँ पर आपको फॉर्म में जो है बैंक ट्रांजैक्शन और इसके अलावा खर्च की ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैक्स फाइल करना इसमें थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, जिससे आम जो टैक्स पेयर है उसकी सुविधा काफ़ी हद तक बढ़ेगी। बात करें अगर हम नए इनकम टैक्स कानून की इसके बाद, तो जाहिर सी बात है कि उसके तमाम रिफॉर्म्स लागू होंगे। नए साल में टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव और ईज देने के लिए टैक्स पेयर को ये बदलाव लाए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा नया कानून, टैक्स सिस्टम आसान और टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए। अब एक अहम बात जो साफ तौर पर आपकी सैलरी से जुड़ी है, 8वें वेतन आयोग को लागू होना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें नए साल में लागू हो जाएंगी, और इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा, और ये फायदा बेसिक सैलरी में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी के रूप में हमें नजर आएगा। सैलरी के साथ DA, HRA और पेंशन में भी इजाफा देखने को मिलेगा। अगला PM किसान जो योजना है उसमें फार्मर ID कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में फार्मर ID जो है वो अनिवार्य हो जाएगी। जो किसान सम्मान निधि है उसका जो फायदा है वो लेने के लिए ये ID बहुत ही आवश्यक होगी, इसीलिए इसे मैंडेटरी किया गया। ID की ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी, किसान की पूरी जानकारी इसमें दर्ज होगी, जिससे बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अगले अगर हम बदलाव की बात करें तो क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते अपडेट करने की तैयारी है। लोन और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों के लिए ये बड़ा बदलाव है, और उनकी ट्रैकिंग
और उनके ये जो लोन रिकॉर्ड्स हैं उनकी आसानी हो जाएगी। 2026 से क्रेडिट स्कोर हर महीने के बजाय 7 दिन में अपडेट होगा और ये आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत हद तक डिफाइन करेगा। आपने समय पर EMI भरी है तो उसका फायदा आपको अब जल्दी दिखा करेगा और उस हिसाब से बैंकों को आसानी होगी आपको लोन देने में और ब्याज दरों पर भी इसका सीधा असर होगा। बात करें अगर अगले रिफॉर्म की तो बैंक और FD दरों में बदलाव देखने को मिलेगा। जो एक ग्राहकों को पास ऑन करना था फायदा, वो बड़े बड़े दिग्गज बैंक नई दरों पर जो है वो फैसला ले सकते हैं, ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें LPG और सिलेंडर के दाम में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 को घरेलू कमर्शियल LPG के नए रेट जारी होंगे, इसमें कमी नजर आ सकती है। इसके अलावा ये कमी 30 से 40-60 रुपए तक भी नजर आ सकती है और 1 जनवरी को एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बदल जाएंगी, उस पर भी नजर रहेगी। CNG और PNG के दामों पर भी नजर रखनी होगी। सबसे अहम बात, WhatsApp और UPI पेमेंट को लेकर एक नया कह सकते हैं, जिस तरह से बहुत डिजिटल फ्रॉड हो रहे थे उस पर एक एक्शन नजर आ सकता है। WhatsApp और टेलीग्राम पर जालसाजों को रोकने की कोशिश हो रही है और अब अगर आप WhatsApp वेब पर भी इनको अगर चला रहे हैं तो वो अपने आप 7 दिन में लॉग आउट हो जाएंगे। जो नंबर आप इस्तेमाल करते हैं उसी नंबर से ही आप एक डिवाइस में इस्तेमाल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेब वर्जन हर 6 महीने में ऑटो लॉग आउट होता हुआ नजर आएगा। फोन नंबर कम से कम 90 दिन एक्टिव होना चाहिए, यह भी इसमें शर्त रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर नजरें भी रहेंगी, हालांकि अभी उसके लिए इंतजार करना होगा, डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों की कहीं ना कहीं उस पर सख्ती नजर आएगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लिमिट पर विचार हो रहा है उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर। कई देश पहले ही लागू कर चुके हैं इसे, आप देखना होगा भारत में ये रिफॉर्म कब तक लागू होता है। तो ये बदलाव जिन पर नए साल में होगी नजर। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया। प्रशांत ने काफ़ी विस्तार से आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं आपकी जेब से जुड़े हुए, पैसे रुपए से जुड़े, और बाकी सोशल मीडिया को लेकर भी सरकार क्या सख्ती करने की तैयारी कर रही है, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी। GPT इंफ्रा, इसको लेकर खबर आ रही है कि इनको NHAI से एक ऑर्डर मिला है और जॉइंट वेंचर को ऑर्डर मिला है। JV को 669 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 669 करोड़ अगर आप देखेंगे करीब 1,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो बहुत बड़ा ऑर्डर है GPT इंफ्रा के लिहाज से और 4-5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। GPT इंफ्रा, वैशाली जी, एक आपका व्यू, एक तरफा मूव होता नहीं है, 2-3 सत्र में शेयर चलेगा फिर 2-3 सत्र में गिरेगा, यही इसकी चाल रहती है। फिलहाल जब खबर आई है तो उछाल आया है 4% के आसपास का। क्या इस पर ट्रस्ट करके कोई ट्रेड ले? तो एक वैल्यू बाइंग जरूर दिखती है, बिकॉज ओवरऑल हम देख रहे हैं दैट रीसेंट हाई जो था 150 और उसके बाद ग्रेजुअली एक नीचे कंसोलिडेशन फेज में था 105, 100 और 110 के लेवल्स तक। तो फिलहाल एक नई अच्छी सी कैंडल आई है, तो आई थिंक 105 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। फॉलो ऑन बाइंग आती है तो एक 120 का एक टफ रेजिस्टेंस है, 120 के बाद एक स्ट्रेंथ दिख सकती है। सो फॉर अ स्मॉल ट्रेड 120 के लिए 105 के स्टॉप लॉस के साथ कंसिडर किया जा सकता है। ओके, तो GPT इंफ्रा को लेकर ये रहा है और आज के सत्र में यहाँ देखिए अच्छी तेजी भी है, 4% के आसपास की मजबूती दिख रही है। JSW एनर्जी में भी आज अच्छी तेजी है, करीब डेरिवेटिव में देखिए तो करीब 2.5% की मजबूती दिख रही है। वैशाली जी, क्या राय है JSW एनर्जी को लेकर? JSW एनर्जी भी वही व्यू है, काफी समय से हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट ये स्टॉक चलना चाहिए, बट आई थिंक इट हैज बीन वेरी वेरी डल स्टॉक। तो आज के कैंडल के हिसाब से 470 का स्टॉप लॉस बनता है। वॉल्यूम में ऑफ कोर्स एक स्ट्रेंथ दिख रही है, 490 को क्रॉस करना आवश्यक है। 490 को क्रॉस करता है तो एक स्ट्रेंथ दिख सकती है, तो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 520 तक के भी टारगेट यहाँ पर उम्मीद है, लेकिन वो रेजिस्टेंस को पार करना ज़रूरी है। एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छे आज पहले ही दिन आज नए कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर नए लॉन्ग पोजीशन काफ़ी बनते दिख रहे हैं। MCX में 2% की मजबूती भी है। और क्यों ये तेज़ी दिख रही है, तेज़ी के पीछे के ट्रिगर क्या है, हमारे सहयोगी अभिषेक के पास कुछ डेटा है, वो समझ लेते हैं। अभिषेक, बताइए। विष्णु, देखिए लगातार MCX में तेजी तो हम देख ही रहे हैं और इस साल का स्टार परफॉर्मर है MCX का शेयर।
और अब हुआ ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने इसको अपग्रेड किया है और इक्वल वेट की रेटिंग दी है। हालांकि जो उनका भाव है मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड के बाद भी जो भाव दिया है 11,135 रुपए के आसपास का है, उसके ऊपर जाकर तो शेयर लौटा ही है। तो ये अपग्रेड तो ये कह सकते हैं कि ड्यू भी था, तो थोड़ा सेंटिमेंटल बूस्ट लौटा रहा है एमसीएक्स के शेयर में। और जो टारगेट है पहले उनका टारगेट था 6,710 रुपए, उसको बढ़ाकर कर दिया है 11,135 रुपए। मॉर्गन स्टैनली ने ईपीएस का जो अनुमान है यानी कि अर्निंग पर शेयर का जो अनुमान है उसको भी बढ़ा है। ईपीएस अनुमान FY26 के लिए 15% और FY27 के लिए 20% बढ़ाया है और FY28 के लिए ईपीएस अनुमान में जो बढ़त की गई है वो है 24% की। मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के एवरेज डेली ट्रांजैक्शन रेवेन्यू यानी कि एडीटीआर, इसमें जो उछाल लगातार आ रहा है और जो सस्टेन मूव है उसके चलते अपग्रेड किया है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि तमाम कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में भारी तेजी है और भारी वॉल्यूम एक्सचेंज पर उसका बेनिफिट मिल रहा है और लगातार हमने एमसीएक्स के शेयर में तेजी बनती हुई देखी है। वैल्यूएशन फ्रंट की बात करें, क्योंकि इतनी जबरदस्त रनअप के बाद ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है क्या एमसीएक्स के वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं। तो फिलहाल 50x FY27 एस्टिमेटेड ईपीएस और 47.5x FY28 एस्टिमेटेड ईपीएस पर ये ट्रेड कर रहा है। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि एडीटीआर जो है FY27 से FY28 में 10 करोड़ पर बरकरार रहने की उम्मीद है। और एडीटीआर में अगर ये ग्रोथ कायम रहती है, क्योंकि इसमें शर्त उन्होंने जोड़ा है, अगर ये ग्रोथ कायम रहती है तो ये फिर ये 35x पी पर ये ट्रेड करेगा, 35 का पी इसका होगा। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट उनको लगता है कि आगे जारी रहेगा क्योंकि ग्रोथ काफी अच्छी आएगी एमसीएक्स के बिजनेस में। और इनका ये मानना है कि लंबी अवधि के औसत से शेयर में 5% के आसपास का प्रीमियम होगा। तो थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन जो ग्रोथ आ रही है उसके चलते उनका मानना है कि ये जस्टिफाइड है और उसके चलते उन्होंने उसको अपग्रेड भी किया है। महीने भर में 8% 9% ये शेयर चला है, 6 महीने में करीब 25%, लेकिन अगर आप साल भर में देखेंगे तो लगभग 77% के गेन से। और अगर आप साल के निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर ये डबल से ज्यादा ही हो गया है एमसीएक्स का। बेहतरीन तेजी 11,000 रुपए के आसपास के ऊपर के प्राइसेस आप देख रहे हैं। और बीच में जो सिस्टमेटिक ग्लिचेस की खबरें आ रही थी एमसीएक्स के बाजार में, उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया है और लगातार शेयर ने उड़ान भरी है। एक राय भी ले लेते हैं। वैशाली जी, एमसीएक्स को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या आप टेक्निकली और ज्यादा तेजी इसमें देख रही हैं? क्या पोजीशंस ऐड करनी चाहिए तेजी की? मैं ऐड तो जरूर नहीं कहूंगी बिकॉज ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है। इंडिकेटर्स भी हम देख रहे हैं तो ओवरबॉट में है। सो या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करिए या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। तो फिर अगर फर्दर ऑन स्ट्रेंथ दिखे तो ये 11,500 की तरफ भी जा सकता है और परहैप्स 11,800। न्यू बाइंग मैं नहीं कहूंगी बट होल्ड विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करनी है। स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। वैशाली जी, 3.5-4 मिनट के आसपास का समय रह गया है। कोई स्टॉक है जो आप बीटीएसटी के लिए रिकमेंड करेंगी नेक्स्ट ईयर तक जो रखना है? तो डेफिनेटली तो एक तो ये स्टॉक है श्रीराम पिस्टन। अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा ट्रेंड है और अभी हम देख रहे हैं दैट एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है। तो आई थिंक ये स्टॉक में मुझे ठीक लग रहा है बट लेवल्स बहुत ही बड़े रहेंगे। 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 3500 3600 बीटीएसटी के नजरिए से। ठीक है, बीटीएसटी के नज़रिए से श्रीराम पिस्टन्स को खरीदने की सलाह दे रही हैं वैशाली जी। और श्रीराम पिस्टन, जहां तक मुझे याद है कि अविनाश गोरक्षकर से हमने पूछा था कि निवेश के लिए आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने श्रीराम पिस्टन का नाम लिया था और क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है शेयर, ये करीब 2.5% ऊपर आपको ये नजर आएगा। कुछ और शेयरों पर फटाफट वैशाली जी, जेएसडब्ल्यू स्टील को क्या लेकर जाएं सौदा जिनका तेजी का इसमें जिन्होंने लिया है इसको, या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें? जेएसडब्ल्यू स्टील आई थिंक नहीं होल्ड कर सकते बिकॉज गैप अप से खुला है और हायर लेवल पे ही अभी दिन के एंड में भी है। तो आई थिंक होल्ड करिए। आई थिंक 1200 के टारगेट्स भी देख सकते हैं और उसी अनुसार मुझे लग रहा है ओएमसीज में भी बहुत ही तेजी है। सो आईओसी पे मेरा व्यू एक पॉजिटिव बन रहा है। नायका में भी आज अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 1.25% की मजबूती है। यहां पर क्या करना चाहिए वैशाली जी? बायोकॉन का पूछ रहे हैं मुझे? का एफएसएन ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूं।
हाँ जी, 1 मिनट। सो ये भी ट्रेंड तो बहुत ही शानदार है, बट नियर टर्म हॉर्डल आता है 268 270। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो फिर आई थिंक रेडी फॉर अ फर्दर हाई 280 की तरफ जा सकता है ये। को लेकर ये व्यू करीब 0.25% के आसपास की गेन से 265 के प्राइसेस इसमें हैं। कल भी हम शेयर में तेजी देख रहे थे। चलिए साल की आखिरी मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बाजार में मतलब जाते जाते बाजार ने मूड थोड़ा बढ़िया कर दिया। कल जब लौटेंगे तो थोड़े चीयरफुल, थोड़े मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हम स्वागत करेंगे, क्योंकि निफ्टी में आज लगी है डबल सेंचुरी। 26,150 के ऊपर तो निकला, 26,184 का हाई बनाया, लेकिन वहां से लगभग 50 अंक नीचे आकर निफ्टी क्लोज करने जा रहा है। तो आपको याद होगा कि प्रीवियसली हमने देखा था कि 26,200 के ऊपर जाकर बाजार संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा था और आज फिर से वहां पर जाके निफ्टी ठिठका है। कल की देखेंगे, कल के लिए क्या क्यूज आते हैं ओवरनाइट, लेकिन फिलहाल तो क्लोजिंग बढ़िया होने जा रही है। निश्चित तौर पर 26,000 के ऊपर आ जाना अपने आप में एक तरह से अचीवमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा यह पैदा हो रहा था कि क्या 25,800 के बिस्तर टूट जाएंगे क्या। लेकिन निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से बढ़िया रिवर्सल आया। हमने देखा था कि 58,800 के भी नीचे गया था और वहां से अब 59,600 के ऊपर की क्लोजिंग। तो इसमें तेजी जारी है निफ्टी बैंक में और 400 अंकों का उछाल हमने आज देखा है। 59,700 के ऊपर निकला था वैसे इंट्राडे में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ा शानदार रहा आज और हमने देखा कि करीब 2100 शेयर तेजी वाले रहे और 850 शेयर गिरावट वाले रहे और निफ्टी के 50 में से 45 शेयर आज तेजी वाले रहे। टीसीएस, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस ये शेयर ही रहे जहां पर आज के सत्र में हमने देखी है गिरावट। लेकिन आज का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अगर हम दिग्गजों में कहें तो रिलायंस 2% ऊपर 1575 रुपए के ऊपर की भाव रिलायंस हम देख रहे हैं और बाकी स्टील वाले तो सारे के सारे शेयर चले। ऑयल एंड गैस में सभी के सभी शेयरों ने आज धूम मचाई। क्या एक्सप्लोरेशन वाली, क्या डाउनस्ट्रीम, क्या अपस्ट्रीम, रिफाइनिंग वाले शेयर भी चलते हुए दिखाई दिए। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सभी के सभी शेयर चले। वोडाफोन आइडिया 10% टूट के ये बंद हुआ है और 87,000 करोड़ रुपए की एजीआर को फ्रीज किया गया है। मॉरिटोरियम मिला है 5 साल का, 2031 से लेकर 41 के बीच में इनको पेमेंट करना होगा। लेकिन क्या ब्याज समेत पे करना होगा या फिर ब्याज के बिना, शायद इस पर ड्यूटी विचार करे सरकार की तरफ से कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी कैबिनेट की बैठक के बाद। उस पर हमारी नजर निश्चित तौर पर रहने वाली है। लेकिन 11% टूट के ये शेयर बंद हुआ है। इसी असमंजस की स्थिति के चलते 10.5 रुपए का भाव, आज हम 12 रुपए के प्राइसेस भी शेयर में देख रहे थे, ये आज रहा है। और वायदा का टॉप गेनर एचपीसीएल करीब 6% के आसपास का उछाल और उसके पीछे पीछे जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल में 4% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में रही है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्वमोहन और सृष्टि, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभ हो नया साल। आपकी सारी उम्मीदें, सारी मनोकामनाएं पूरी करें नया साल, ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस शो को यही समेटेंगे। हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। नमस्कार।